गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, पाचन। तो देखो, पाचन पढ़ने से हमें पता है कि पाचन किसका होता है, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका। तो पाचन पढ़ने से पहले हमने पढ़ा कि हम जो भी भोजन या फिर खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। उनमें हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाएं, खनिज लवण, जल और विटामिन। ठीक है, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया कि उनमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, वो कौन से तत्वों से मिलकर बने होते हैं और उनके प्रकार वगैरह सब। ठीक है, तो आज हम पाचन की क्रिया विधि शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाचन कहते किसे हैं। ठीक है, तो पाचन किसे कहते हैं कि हम जो भी पदार्थ या फिर जो भी खाद्य पदार्थ या जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को उसके जटिल अणुओं से उसके सरल अणुओं में तोड़ना, या फिर जो भी अघुलनशील पदार्थ होते हैं उन अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में तोड़ना, उसको हम कहते हैं पाचन। ठीक है, तो पाचन क्या हो गया, ऐसे पदार्थ जो जटिल अवस्था में हम उनको ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर में जाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने सरल अणुओं में टूटते हैं और उसमें जो भी मतलब पोषक पदार्थ होते हैं उन्हें हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं पाचन। तो देखो, पाचन की जो क्रिया होती है उसमें जितने भी तत्व होते हैं उनका सबसे ज्यादा क्या होता है, जल अपघटन की क्रिया होती है। उनमें जितने भी तत्व होंगे उन सबका जल अपघटन होगा जल की उपस्थिति में। ठीक है, तो पाचन क्या हो गया, जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करेंगे उसको उसके जटिल अणुओं से उसके सरल अणुओं में तोड़ना। एक तो वो भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है, जैसे ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। दूसरा क्या है, वो रासायनिक रूप से भी अपने जटिल संरचना से और सरल संरचना के अंदर परिवर्तित होता है। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं कि हम पाचन पढ़ लिया, ठीक है, कि पाचन होता क्या है, उसकी परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारे शरीर का पाचन तंत्र होता है उसमें कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं या कौन कौन से अंग सहायक होते हैं पाचन में। तो सबसे पहले हमारा मुख। ठीक है, मुख की सहायता से हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, मुख की बात आती है हमारी मुख गुहा, ये हमारा मुख हो गया। और हमारा मुख जिस संरचना के अंदर खुलता है उसको हम बोलते हैं, वो एक खोखली सी संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के बाद यहाँ पे आती है हमारी ग्रसनी या फिर ग्रास नली। ठीक है, उसके बाद अमाशय, उसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में। ठीक है, और जो छोटी आंत और बड़ी आंत भी होती है उसमें भी क्या है, आगे उनके भी अलग अलग भाग होते हैं, उनको भी हम आगे धीरे धीरे जैसे पाचन की क्रिया विधि पढ़ेंगे वैसे वैसे आगे उनके घटकों को पढ़ेंगे। अब देखो, ये भी हो गया कि पाचन के कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो मुख, मुख मुख गुहा, बाद में मुख गुहा, फिर ग्रसनी, हमारी ग्रास नली नीचे ये खुलती है आगे अमाशय में, फिर अमाशय से भोजन जाता है छोटी आंत में, उसके बाद जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, और फिर बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो, ये तो हो गया कि भोजन के मतलब पाचन क्रिया विधि के अंग कौन कौन से होते हैं। अब पढ़ते हैं कि पाचन क्रिया विधि में बेसिकली कौन कौन से स्टेप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो क्या किया, हमने मुख के द्वारा भोजन ग्रहण किया। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, भोजन को या किसी भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना। ठीक है, तो हमने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद में क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग है जो पाचन क्रिया विधि में काम आते हैं उन अंगों के द्वारा क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जो पाचक एंजाइम है वो स्रावित किए जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, पाचक ग्रंथियों द्वारा पाचक एंजाइमों का स्रावण। ठीक है, उसके बाद आएगा तीसरा, उसके बाद आएगा तीसरा स्टेप। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो भी पाचन ग्रंथियां उनसे जो भी पाचक एंजाइम स्रावित किए गए वो सारे पाचक एंजाइम बाद में क्या है, भोजन, जो भी भोजन हमने ग्रहण किया उस भोजन के साथ वो सारे पाचक एंजाइम मिल जाएंगे और भोजन को क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, उसका मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और उसको क्या करेंगे, गीला चिपचिपा लसलसा सा बना देंगे। ठीक है, अब है चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो भी भोजन हमने ग्रहण किया उसका होगा पाचन। ठीक है, उस पदार्थ मतलब उस भोज्य पदार्थ का पाचन हो गया। और पाचन के बाद अगला स्टेप क्या आएगा कि जो भी भोज्य पदार्थ हमने ग्रहण किया, जिस भोज्य पदार्थों का पाचन हुआ
उनके जो भी लाभदायक तत्व हैं, जो भी उनके पोषक तत्व है, वो सब क्या करेगा, हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग होंगे वो क्या करेंगे, उन पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेंगे उस पाचित भोजन से, ठीक है, अपने शरीर के अंदर। और फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, जो भी अवशिष्ट पदार्थ बचा है उसको हम अपने शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो देखो पाचन की क्रियाविधि में टोटल 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या हुआ, भोजन को ग्रहण करना। दूसरा स्टेप हुआ, जो भी पाचक ग्रंथियां हैं उनके द्वारा पाचक एंजाइमों का स्त्रावण होगा, ठीक है। तीसरा होगा, वो जो पाचक एंजाइम है वो क्या करेंगे, भोजन के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, और भोजन को क्या करेंगे, चिपचिपा सा लसलसा सा बना देंगे। अगला स्टेप आएगा, जो भी भोज्य पदार्थ हमने ग्रहण किया, अब वो क्या होगा, पाचक एंजाइम उसके साथ मिल गए और वो पाचक एंजाइम क्या करेंगे, उस भोजन का कर देंगे पाचन, ठीक है। अगले 5वें स्टेप में क्या होगा कि जो भी पचित भोजन है, उस पचित भोजन में से जो भी पोषक पदार्थ हैं, उन सभी पोषक पदार्थों का होगा अवशोषण हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग है वो क्या करेंगे, उन पोषक पदार्थों को ग्रहण कर लेंगे या अवशोषित कर लेंगे। और लास्ट स्टेप क्या होगा, जो भी अपचित भोजन है उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला स्टेप पाचन का कि भोजन को ग्रहण करना। तो अब देखो भोजन को ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक अंग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मुख, ठीक है। अब जो हमारा मुख है उसके अंदर भी विभिन्न संरचनाएं पाई जाती है, जैसे हमारे दांत पाए जाते हैं, हमारी जिह्वा पाई जाती है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां भी पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं लार ग्रंथियां, ठीक है। तो अब देखो अब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब वो हमारे मुख के अंदर जाता है, उसके बाद जब मुख गुहा में जाता है तो मुख गुहा में पाचन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने भोजन ग्रहण किया, हमारे मुख के अंदर गया भोजन, तो हमारे मुख के अंदर जाने के बाद क्या होगा, मतलब जो भी बड़े बड़े टुकड़े होंगे उन बड़े बड़े टुकड़ों को क्या है, हम अपने दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देंगे, ठीक है। और जो हमारी जीभ है उससे क्या मतलब उसका क्या कार्य होता है, जो हमारी जीभ है वो क्या करती है, जो भी भोजन का स्वाद होता है उस स्वाद को हमें प्राप्त करवाती है, या उस स्वाद मतलब वो स्वाद कैसा है ये कौन बताता है, हमारी जीवा बताती है, ठीक है। अब देखो जो हमारी जीभ है, अब उसको हम अगर अपने मुख में ऐसे ऊपर की तरफ टच करते हैं इधर, तो क्या होता है कि हमें एक कठोर सी संरचना का अनुभव होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट, ठीक है। तो देखो ये जो हार्ड पैलेट है वो क्या होती है, हमारे पाचन तंत्र और हमारे श्वसन तंत्र को अलग करने वाला एक भाग होती है जिसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। जो हम जीभ मतलब मुख में जब ऊपर की तरफ करके देखते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जब छू के देखते हैं तो हमें एक हार्ड सी संरचना का अनुभव होता है जिसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। इस हार्ड पैलेट के ऊपर क्या होता है, हमारा नासाद्वार या फिर हमारी नासिका होती है, ठीक है। तो हार्ड पैलेट एक ऐसी संरचना होगी जो हमारे श्वसन तंत्र को और हमारे पाचन तंत्र को अलग अलग करती है। अब देखो बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है कि हमारा जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है, तो हमेशा याद रखना कि हमारे शरीर में जो भी पाचन की क्रियाविधि होती है वो हमेशा हमारे मुख से शुरू होती है, ठीक है। तो मुख में हमने पढ़ लिया कि मुख गुहा में जैसे ही भोजन आया क्या करेंगे, हमारे दांत क्या करेंगे, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, ठीक है। और जो हमारी जीभ है वो क्या करेगी, हमें स्वाद का अनुभव करवाएगी, और फिर क्या करेगी, उन मतलब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उस भोजन में क्या होता है कि लार मिलाई जाती है, ठीक है। लार ग्रंथियों द्वारा जो क्या करती है, उस भोजन को चिपचिपा सा लसलसा बना देती है, ताकि क्या होता है कि उसको हमें निगलने में आसानी हो, या फिर उस भोजन को गति करने में, हमारे शरीर में नीचे जाने में आसानी हो, ठीक है। अब देखो मुख गुहा में पाचन पढ़ते हैं, तो मुख गुहा में पाचन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें लार का मिलना होता है हमारे भोजन के अंदर। तो देखो जो भी मनुष्य होता है वो हर दिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावन करता है अपने मुख में, ठीक है। तो लार का स्रावन हमारे शरीर में प्रत्येक दिन मतलब हर दिन 1 से 1.5 लीटर होता है। अब है कि जो भी लार होती है, जो भी लार भोजन में मिलाई जाती है वो क्या होती है कि लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित की जाती है। तो देखो हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहले सबलिंगुअल, दूसरी सब मैक्सिली और तीसरी होती है पैरोटिड। तो 3 प्रकार की सिर्फ मतलब 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाएगी, और वो भी
जो तीनों प्रकार की लार ग्रंथियां होगी वो क्या होगी, हर एक लार ग्रंथि जोड़ी के अंदर होगी, मतलब दो पीस होंगे उस ग्रंथि के, ठीक है। तो सबसे पहले होगी सबलिंगुअल, दूसरी होगी सबमैक्सिलरी और तीसरी होगी पैरोटिड। अब देखो जो लार होती है उसका माध्यम कैसे होता है, तो जो लार होती है उसका माध्यम क्या होता है, हल्का अम्लीय होता है, इसीलिए इसका जो पीएच है वो क्या होता है 6 से 7 होता है, ठीक है। लार का माध्यम क्या होता है, हल्का अम्लीय। अब देखो लार ग्रंथियां बढ़ी तो जो भी लार ग्रंथियों के द्वारा जो लार स्रावित होती है उस लार में 3 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। सबसे पहले उसमें कोशिकीय अवयव, फिर पाए जाएंगे अकार्बनिक अवयव और तीसरे हो गए कार्बनिक अवयव। अब देखो जो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कोशिकीय घटक में क्या क्या पाया जाता है। तो जो कोशिकीय घटक है या फिर जो कोशिकीय अवयव है उसमें क्या क्या पाया जाएगा, श्लेष्मणी कोशिकाएं, WBC और विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते हैं और उनको लसलसा और चिपचिपा बनाने में मदद करते हैं। जो श्लेष्म कोशिका होगी वो क्या करेगी, श्लेष्म का स्रावन करेगी, जिससे क्या होगा, जो भोजन होगा वो लसलसा सा चिपचिपा सा बन जाएगा। उसमें WBC भी पाई जाती है कोशिकीय अवयव में और बैक्टीरिया या फिर जीवाणु भी पाए जाते हैं। अब अगला है अकार्बनिक अवयव। तो जो अकार्बनिक अवयव है उसमें क्या है, बहुत सारे तत्वों के आयंस पाए जाते हैं, जैसे कि देखो क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो जो भी अकार्बनिक अवयव होंगे उसमें ये सारे मतलब प्रकार के आयंस पाए जाते हैं। अगला है कार्बनिक अवयव। तो देखो कार्बनिक अवयव है इसीलिए हमें पता है कि उसमें कार्बन तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। तो देखो कार्बनिक अवयव के रूप में पाया जाता है म्यूकस, जो कि किससे, म्यूसिन के द्वारा प्राप्त होता है, जो क्या होता है एक ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जब हमने प्रोटीन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना कि ये कार्बनिक तत्व होता है या फिर कार्बन का आयन होता है, इसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। या फिर इसमें नाइट्रोजन, प्रोटीन में क्या होता है कार्बन और नाइट्रोजन के अवयव भी पाए जाते हैं। तो जो कार्बनिक अवयव है वो क्या होता है म्यूकस, कार्बनिक अवयव म्यूकस हमारे मतलब लार का एक घटक है जो कि म्यूसिन से प्राप्त होता है, जो कि क्या है एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जो हमारी लार होती है उसमें क्या होता है विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि पहला स्टेप क्या था, पाचन का, भोजन ग्रहण करना। दूसरा क्या था कि विभिन्न प्रकार की जो पाचक ग्रंथियां उनसे पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं जो कि हमारे भोजन का पाचन करने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ लिया, जैसे मुख गुहा में पाचन, इसमें क्या होगा भोजन को अंदर लेंगे, ठीक है। तो जो लार है वो स्रावित होगी, लार ग्रंथियों द्वारा जो दांत है वो क्या करेंगे, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, ठीक है। और जो हमारी जीभ है वो क्या करेगी, हमारे स्वाद का अनुभव करवाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि जितनी भी मतलब जो 3 जोड़ी हमारी लार ग्रंथियां हैं उनमें कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और वो कौन कौन से भोजन के अवयवों को कौन कौन से घटकों में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और कुछ मात्रा में माल्टेज एंजाइम भी पाया जाता है, ठीक है। तो लार में कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, एमाइलेज और कुछ मात्रा में माल्टेज भी पाया जाता है, ठीक है। तो अब देखो इनका कार्य क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर में जो भी संचित भोजन है वो किसके रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में, और जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें भी काफी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। तो ये जो पाचक एंजाइम है ये क्या करते हैं, उस स्टार्च को उसके सरल घटकों में तोड़ देते हैं। तो देखो ये क्या करेंगे, स्टार्च को जल की उपस्थिति में, मैंने बताया था ना कि जितने भी अवयव होंगे उनका जो पाचन है वो क्या होगा, जल की उपस्थिति में होगा, जल अपघटन की क्रियाएं होगी इनमें, टाइलिन की हेल्प से इसको माल्टोज में तोड़ देगा। तो देखो स्टार्च का सूत्र क्या होगा, C6H10O5 के N अणु होंगे, इनको बोलेंगे स्टार्च। उसके बाद N/2 अणु होंगे जल के, ठीक है। स्टार्च जल के साथ जल अपघटन क्रिया होगी जिसमें कि टाइलिन एंजाइम हेल्प करेगा और उससे क्या बनेगा, N/2 अणु बनेंगे माल्टोज के। माल्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। तो देखो जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तो देखो जो पॉलीसेकेराइड था उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था स्टार्च जानवरों में, और पादपों में हमने पढ़ा था सेलुलोज, ठीक है। तो स्टार्च क्या है, एक
पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो जब स्टार्च की जल अपघटन क्रिया होगी टाइलिन एंजाइम की मदद से तो यह टूटेगा माल्टोज में, और माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड। ठीक है, स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड, और माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जब सबसे पहले मुख गुहा में पाचन होगा तो कार्बोहाइड्रेट के या प्रोटीन या फिर वसा, जिन मतलब इन सब तत्वों के जितने भी जटिल अणु हैं वो उससे छोटे सरल अणुओं में टूट जाएंगे। अब देखो मुख गुहा में सिर्फ क्या हुआ, पॉलीसेकेराइड से सिर्फ डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही बना, मतलब मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं बना। तो देखो क्या होता है कि अभी तो क्या है, सिर्फ भोजन का पाचन शुरू हुआ है, धीरे धीरे क्या करेगा भोजन, मतलब पाचन का पहला अंग क्या है, मुख, और मुख हुआ तो उसके बाद में जब धीरे धीरे जो भोजन है वो बाकी पाचन तंत्र के अंगों में जाएगा, वहां भी क्या होता है, उसका थोड़ा थोड़ा पाचन होता है, और जो भी भोजन होता है उसका सबसे लास्ट पाचन किस में होता है, हमारी छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब अगर पाचन छोटी आंत में ही हो गया तो फिर बड़ी आंत का क्या काम होगा। तो देखो बड़ी आंत में क्या होता है कि जो भी जल होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी खनिज लवण होते हैं, सिर्फ उनका अवशोषण होता है। ठीक है, पाचन की क्रिया तो क्या होती है, छोटी आंत में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन पाचन के बाद जो भी पोषक पदार्थ बने हैं या फिर जो भी उन खाद्य पदार्थों से पोषक पदार्थ जो निकलेंगे उन सबका जो अवशोषण है वो कहाँ पे होता होगा, बड़ी आंत में होगा। ठीक है, पोषक पदार्थों का अवशोषण होगा, जल का अवशोषण होगा, और जो भी खनिज लवण वगैरह होंगे उनका अवशोषण भी होगा। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद है कि जो हमारी लार है उसका क्या क्या कार्य होता है, वो क्या क्या कार्य करती है। तो सबसे पहले देखो भोजन को क्या करेगी, नरम और लसलसा बनाएगी। क्यों, क्योंकि देखो लार क्या होती है, एक द्रव जैसा चिपचिपा पदार्थ होती है, तो जब ये भोजन के साथ मिल जाएगी तो भोजन लसलसा बन जाएगा, जब लसलसा बन जाएगा तो क्या है, साथ ही साथ नरम भी बन जाएगा। उसके बाद क्या है, ये भोजन को गीला बनाती है। अब अगर मतलब मान लो कोई भी पदार्थ है उसके साथ अगर द्रव मिक्स हो गया तो वो पदार्थ क्या ऑटोमेटिकली गीला हो ही जाएगा। ठीक है, अगला है स्वाद। तो स्वाद किससे, जीभ से हम स्वाद का अनुभव करते हैं। उसके बाद है निगलना, तो जो भी भोजन हम खाते हैं उसको निगलने में भी क्या है, लार हमारी सहायता करेगी। ठीक है, जब लार भोजन के साथ मिक्स होगी तो क्या करेगी, एक तो छोटे छोटे टुकड़ों में दांत तोड़ देंगे भोजन को जिससे उसे निकलना आसान हो जाएगा, और दूसरा क्या है, जो हमारी लार है वो क्या करेगी, उसके साथ मिक्स होके एक चिपचिपा सा और गीला गीला सा नरम पदार्थ बनाएगी, जिससे क्या है कि जो हमारे भोजन को निकलने की जो क्रिया है वो क्या है, आसान हो जाएगी। अब है कि जो भी हमारी पाचन ग्रंथियां हैं, ठीक है, उनका नियमन कैसे होता है, मतलब उनको नियंत्रित कौन करता है। ठीक है, तो देखो हमारे शरीर में एक मतलब जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके पास एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्लाइवेटरी न्यूक्लियाई, जो क्या करता है, लार स्त्रवण का केंद्र होता है। ठीक है, मतलब कि जिन लार ग्रंथियों द्वारा जो भी लार स्रावित होती है उन लार को स्रावित करने का या फिर उनको नियंत्रित करने का जो केंद्र है उसको क्या बोलेंगे, स्लाइवेटरी न्यूक्लियाई। ठीक है, अब है कि नियंत्रित करने का केंद्र भी हो गया। अब है कि हमारी जो लार ग्रंथियां होती है उनसे जो लार स्रावित होती है वो स्रावित क्यों होती है। तो देखो वो स्रावित क्यों होती है, ये स्रावित होती है स्वाद और स्पर्श उद्दीपनों से ये उत्तेजित होती है। ठीक है, कि जब भी लार ग्रंथियों से लार स्रावित क्यों होती है, कि जब भी उनको कोई बाह्य उद्दीपन प्राप्त होते हैं उससे वो उत्तेजित होती है। अगर देखो भोजन का स्वाद आया या फिर किसी भी प्रकार का जो भोज्य पदार्थ है हमारे मुख के अंदर या लार ग्रंथियों को टच करेगा या स्पर्श करेगा तो उससे क्या है, उद्दीपन प्रेरित होंगे, और उन उद्दीपनों से क्या है, जो हमारी लार ग्रंथियां हैं वो क्या होगी, उत्तेजित हो जाएगी, और उत्तेजित होकर वो क्या करेगी, लार का स्रावण करेगी। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पाचन की परिभाषा क्या होता है कि जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उनको उनके जटिल अणुओं से या फिर उनके अघुलनशील उनके जो भी अघुलनशील जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको क्या घुलनशील खाद्य पदार्थों में बदलना और जटिल से सरल अणुओं में बदलना, इनको बोलते हैं पाचन। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पाचन के अंग की पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद हमारी ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत
और बड़े आंत। ठीक है, इतने ये 6 पार्ट हो गए हमारे पाचन तंत्र के। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि फिर पढ़ा कि पाचन की क्रियाविधि में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो पाचन की क्रियाविधि में क्या है, 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद उसमें पाचक ग्रंथियों द्वारा पाचक एंजाइमों का स्रावण करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो भी पाचक एंजाइम स्रावित हुए हैं उनको भोजन के साथ मिलाना। अगला स्टेप क्या होता है, भोजन का पाचन करना। उससे अगला स्टेप होता है कि जो भी पचित भोजन है उसमें जो भी अब मतलब मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, या फिर जो भी पोषक पदार्थ है उनको हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी बाद में अपशिष्ट पदार्थ बचा उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देना। तो सबसे पहले पढ़ा मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में क्या करेंगे, सबसे पहले मुख से भोजन ग्रहण करेंगे, जिसमें 2 प्रकार के और उसके अंग पाए जाते हैं। एक हमारे दांत पाए जाते हैं, जो क्या करेंगे, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। और दूसरी होती है हमारी जीभ, जो क्या करेगी, हमें स्वाद का अनुभव कराएगी। तो मुख गुहा में पाचन लार की हेल्प से होता है। तो मनुष्य में प्रतिदिन क्या है, 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। उसके बाद क्या है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है हमारे शरीर में या फिर हमारे मुख में। सबसे पहली सबलिंगुअल, दूसरी सब मैक्सिलरी और तीसरी होगी पैरोटिड। उसके बाद में है कि जो लार का माध्यम होता है वो क्या होता है, हल्का अम्लीय होता है, 6 से 7 उसकी पीएच होती है। उसके बाद में है कि लार के घटक कौन कौन से। तो सबसे पहला कोशिकीय अवयव, जिसमें श्लेष्मी कोशिकाएं, WBC और जीवाणु पाए जाएंगे। अगले हैं अकार्बनिक तत्व, जिसमें क्लोरीन, सल्फेट, कार्बोनेट, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद कार्बनिक तत्व आ गए, उसमें क्या म्यूकस पाया जाएगा, जो क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। उसके बाद है कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो टाइलिन, एमाइलेज और क्या है, माल्टेज पाया जाएगा। ठीक है, तो जो टाइलिन एंजाइम होगा वो क्या करेगा, जो स्टार्च है उसको क्या करेगा, माल्टोज में परिवर्तित कर देगा जल की उपस्थिति में। उसके बाद हमने पढ़ा कि लार के क्या क्या कार्य है। तो वो नरम और लसलसा बनाती है, भोजन को गीला बनाती है, स्वाद का अनुभव कराती है और निगलने में सहायता करती है। उसके बाद कि लार ग्रंथियों का स्त्रावण या फिर नियमन कैसे होता है, सेलाइवेटरी न्यूक्लियाई द्वारा होता है, जो क्या करता है, हमारे लार स्रावण का केंद्र होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, स्वाद उद्दीपन कब होता है इसमें, जब स्वाद और स्पर्श हमें अनुभव होता है भोजन का, जिससे उद्दीपन होता है। और उद्दीपन से क्या होता है कि जो हमारी लार ग्रंथि है वो उत्तेजित होकर लार का स्रावण करती है। तो बच्चों आज के लिए इतना, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।